जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो साइंस में जीव विज्ञान से संबंधित लाया था, जिसमें मानव शरीर में पाचन तंत्र के संबंध में कल का वीडियो रहा था। आज का यह वीडियो दोस्तों विज्ञान के जीव विज्ञान से पाचक ग्रंथियों हमारे शरीर में कितनी पाई जाती हैं और कितने प्रकार की पाचक ग्रंथियां हमारे शरीर में विद्यमान हैं, क्रमशः उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और एंजाइम को हम लोग समझेंगे और हार्मोन्स एंजाइम के काम को भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं से ही संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पर लाता ही रहता हूँ। वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में पाचक ग्रंथियां क्रमशः कर करके सभी ग्रंथियों को पढ़ा दूंगा और एक ही वीडियो में आपको सभी ग्रंथियों का सारांश पता लग जाएगा। आपसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पाचक ग्रंथियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आने पे आपको यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। दोस्तों, चलिए अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पाचक ग्रंथियां 5 प्रकार की हमारे शरीर में विद्यमान है। पहली पाचक ग्रंथि है लाल ग्रंथि पहली पाचक ग्रंथि है। दूसरी पाचक ग्रंथि है दोस्तों यकृत ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की यकृत मानी जाती है। इसके बाद तीसरी ग्रंथि आती है जठर ग्रंथि और चौथी ग्रंथि आती है अग्नाशय। पांचवी ग्रंथि है लास्ट की पाचक ग्रंथि में आंतरिक ग्रंथि। दोस्तों, अब हम सभी ग्रंथियों को एक एक करके क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे कि इन सभी ग्रंथियों से कौन से एंजाइम निकलते हैं और भोज्य पदार्थों को पाचन करने में इनसे निकलने वाले एंजाइम किस प्रकार से इसे सहायता प्रदान करते हैं, हम लोग आज इस वीडियो में पूर्णतः समझ लेंगे। दोस्तों, लाल ग्रंथि 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। लाल ग्रंथि में पहली ग्रंथि होती है दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि, जो कि एक जोड़ी पाई जाती है और कान के नीचे होती है। कहां होती है दोस्तों? कान के नीचे होती है पैरोटिड ग्रंथि। दूसरी लाल ग्रंथि है दोस्तों सबमैंडिबुलर ग्रंथि, ये भी एक जोड़ी पाई जाती है और जबड़े के पास स्थित होती है और इस ग्रंथि से 70% लार उत्पन्न और निकलता है। सबसे ज्यादा लार सबमैंडिबुलर ग्रंथि से निकलता है। दोस्तों, तीसरी लाल ग्रंथि आती है सबलिंगुअल ग्रंथि, ये भी दोस्तों एक जोड़ी होती है और ये जीभ के नीचे ग्रंथि होती है और इस ग्रंथि से ये ग्रंथि जीभ के नीचे होती है। लाल ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम दोस्तों टाइलिक एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च और मंड का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम दोस्तों लाइसोजाइम होता है, जो कि मुख में ही बैक्टीरिया को खत्म करने का प्रयास करता है। लाइसोजाइम एंजाइम लाल ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है, जो कि भोज्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। दोस्तों, लाल हमारे शरीर में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है और लार का पीएच मान दोस्तों 6.8 होता है और 6.8 होने की वजह से यह चूंकि 7 से कम है, इसलिए यह अम्लीय होता है। हमारा लार अम्लीय माध्यम का होता है और ये लाल ग्रंथि से संबंधित एंजाइम हो गए। और लाल ग्रंथि में कौन कौन सी ग्रंथियां कितनी जोड़ी की पाई जाती हैं, ये पूरा लाल ग्रंथि आपका रहा। अब दोस्तों दूसरी ग्रंथि आती है यकृत ग्रंथि। दोस्तों, यकृत ग्रंथि से पित्त रस का निर्माण व स्राव होता है। यकृत ग्रंथि से पित्त रस का निर्माण व स्राव होता है और यकृत ग्रंथि से निकलने वाला जो पित्त रस होता है उसका मान 7.7 से 8.9 होता है। इसलिए हम कह सकते हैं पित्त रस क्षारीय माध्यम का होता है। 7 के ऊपर होने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो द्रव होते हैं, वो क्षारीय माध्यम के होते हैं और जो 7 के नीचे के पदार्थ होते हैं वो अम्लीय माध्यम के होते हैं। पित्त रस में कोई पाचक रस नहीं होता है और पित्त रस 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है पित्त लवक और एक होता है पित्त वर्णक। पित्त लवक में 2 प्रकार की पदार्थ पाए जाते हैं। पहला पदार्थ होता है सोडियम टेरोकोलेट और दूसरा पदार्थ होता है दोस्तों सोडियम ग्लूकोलेट। तो दोस्तों, सोडियम टेरोकोलेट भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने का काम करता है और सोडियम ग्लूकोलेट भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करने का काम करता है। दोस्तों, पित्त वर्णक की बात आ गई तो पित्त वर्णक यकृत में 2 होते हैं। पहला पित्त वर्णक होता है बिलिरुबिन और दूसरा पित्त वर्णक होता है बिलिवर्डिन।
ये दोस्तों हरा और पीले रंग में यकृत में उपस्थित होते हैं। इनकी मात्रा बढ़ जाने पर यकृत में आरबीसी की मात्रा कम होने लगती है, हमें पीलिया रोग हो जाता है। इसकी मात्रा सामान्य ही होनी चाहिए। अगर इसकी मात्रा सामान्य से अधिक होगी तो पीलिया रोग की संभावना हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। दोस्तों इसके बाद तीसरा ग्रंथि आती है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है। वो दोस्तों पेप्सिन HCl की मदद से वो आमाशय में ही HCl की मात्रा पाई जाती है, जो कि भोजन को अम्लीय माध्यम प्रोवाइड कराती है, भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है और पेप्सिनोजन HCl के साथ मिलकर पेप्सिन का निर्माण करता है। पेप्सिन प्रोटीन को दो भागों में तोड़ देता है, पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड, इन दो भागों में प्रोटीन को तोड़ देता है और इसमें पेप्सिन एंजाइम निकलता है, जो कि पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है। दोस्तों इसके बाद आता है रेनिन एंजाइम, जो कि बच्चों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि बच्चे दूध ज्यादा लेते हैं, दूध की मात्रा ज्यादा लेते हैं। दूध का पाचन रेनिन एंजाइम के माध्यम से होता है। रेनिन एंजाइम दूध को केसीन और दही में परिवर्तित करके प्रोटीन का दुग्ध प्रोटीन का पाचन कर देता है। तो रेनिन एंजाइम वयस्कों में इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन बच्चों में रेनिन एंजाइम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों म्यूकस एंजाइम है, जो कि जठर ग्रंथि से निकलने वाले HCl को की मात्रा को नियंत्रित करता है, कि आमाशय की दीवारों को HCl से बचाने में काम करता है। म्यूकस एंजाइम, रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम ये आमाशय से निकलने वाले एंजाइम होते हैं, जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं। दोस्तों इसके बाद अगली ग्रंथि आती है, वो है अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों सबसे बड़ी निश्चित ग्रंथि होती है। अग्नाशय एक पत्ती नुमा संरचना होती है और अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये काफी बार पेपर में पूछा गया है कि पूर्ण पाचक रस किस रस को कहा जाता है, तो अग्नाशय रस पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये 3 एंजाइम अग्नाशय से निकलते हैं और ट्रिप्सिन एंजाइम का काम प्रोटीन का पाचन करना होता है, एमाइलेज एंजाइम का काम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना होता है और लाइपेज एंजाइम का काम वसा का पाचन करना होता है। और दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि में लैंगर-हैंस द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। अग्नाशय ग्रंथि में लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें 4 सेल मौजूद होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और पीपी सेल। और इन सेलों से अलग अलग हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन स्रावित होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। बीटा सेल से इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है और गामा सेल से सोमेटोस्टाटिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है और पीपी सेल से पॉलीपेप्टाइड नाम का हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों ये जो लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में मौजूद होती हैं, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलके ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस कराने के बाद ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं और ग्लाइकोजन यकृत में जाके भंडारित हो जाता है। इंसुलिन की कमी होने से मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। दोस्तों ये 4 हार्मोन्स अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। और इसके बाद दोस्तों अंतिम ग्रंथि आती है आंतरिक ग्रंथि, जिससे 6 से 7 लीटर प्रतिदिन हमारा एंजाइम निकलता है। और ये एंजाइम है दोस्तों इरेक्सिन, अर्जिनेस, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। ये एंजाइम आंतरिक रस से निकलते हैं। एक ही वीडियो में आपको पाचक ग्रंथियां पूरा समझाने का प्रयास किया है। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं से ही संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पे लाता ही रहता हूं। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।